नमस्कार। संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं, उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समर्पित बैंक से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद लावू श्रीकृष्णा देवरायालू ने। उन्होंने वित्त मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सीधे ऋण देने के लिए समर्पित बैंक स्थापित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? विगत 5 वर्षों के दौरान देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कुल कितने ऋण अंतराल का सामना करना पड़ा है? क्या सरकार का विचार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सिडबी को एक पूर्ण प्रत्यक्ष ऋण देने वाले बैंक में परिवर्तित करने का है? और यदि हाँ, तो इसके कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है? प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएसएमई ऋणों का वर्तमान निर्दिष्ट प्रतिशत कितना है? इस सवाल का जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। समर्पित बैंक स्थापित करने की कोई योजना को लेकर उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया, श्री यूके सिन्हा की अध्यक्षता में वर्ष 2019 में एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में एमएसएमई क्षेत्र में ऋण अंतर 20 से 25 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। इसके बाद भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की विभिन्न पहल ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा ये सूचित किया गया है कि दिनांक 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एमएसएमई क्षेत्र को बकाया ऋण 18.48 लाख करोड़ से बढ़कर दिनांक 31 मार्च 2024 तक 31.70 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सिडबी के पास दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 26,826 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष उधार पोर्टफोलियो है और वित्तीय वर्ष 2026-27 तक इसके बढ़कर 48,700 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 4 सितंबर 2020 के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्य और वर्गीकरण पर मास्टर निर्देश के संदर्भ में एमएसएमई को सभी बैंक ऋण जो उसमें निर्धारित शर्तों के अनुरूप हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण का 7.5% अथवा तुलना पत्र बाह्य एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि इनमें से जो भी अधिक हो का लक्ष्य निर्धारित किया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है बिहार राज्य को वित्तीय सहायता से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद गिरधारी यादव, दिनेश चंद्र यादव और रामप्रीत मंडल ने। इन सांसदों ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा बिहार राज्य सरकार को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न शीर्षों जैसे कर अंतरण, वित्त आयोग अंतरण, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए सहायता अनुदान, विशेष सहायता और पूंजीगत व्यय निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम के तहत बिहार राज्य सरकार को निधियां प्रदान करती है।
इसके अतिरिक्त निधियां बिहार राज्य में विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों में प्रयुक्त किए जाने के लिए जारी की जाती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जनसमर्थ पोर्टल के उद्देश्यों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद पीवी मिथुन रेड्डी ने। उन्होंने वित्त मंत्रालय से पूछा कि लाभार्थियों को ऋणदाताओं से सीधे जोड़ने के लिए शुरू किए गए जनसमर्थ पोर्टल का ब्यौरा किया है। इसके अंतर्गत उद्देश्य और घटक क्या हैं? इस सवाल का जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने बताया कि जनसमर्थ पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 6 जून 2022 को ऋण सहबद्ध सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने हेतु किया गया था। इसकी शुरुआत से अब तक पोर्टल पर कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यवसायिक कार्यकलाप, आजीविका और शिक्षा आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली 15 ऋण सहबद्ध सरकारी योजनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जनसमर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सरल और सहज डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करके और उन्हें उपयुक्त प्रकार के सरकारी लाभ प्रदान करके विभिन्न क्षेत्रों की समावेशी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है। इस पोर्टल में सब्सिडी पात्रता की जांच के लिए लाभार्थी को सहज मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अत्याधुनिक तकनीकों और स्मार्ट एनालिटिक का उपयोग किया गया है और इसकी स्वसंस्तुति प्रणाली लाभार्थियों की आवश्यकताओं और ऋण के लिए साख के अनुसार सर्वोत्तम उपयुक्त योजनाएं उपलब्ध कराती है। जनसमर्थ पोर्टल के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। ये विभिन्न हितधारकों जैसे लाभार्थियों, वित्तीय संस्थानों, केंद्र, राज्य सरकार की एजेंसियों और नोडल एजेंसियों को एक साझा मंच से जोड़ता है। ये पोर्टल 8 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है और 200 से अधिक सदस्यता ऋणदात्री संस्थानों को पोर्टल पर शामिल किया गया है। ये पोर्टल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और स्थानीय सरकार निर्देशिका आदि के साथ एकीकृत है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जलवायु संकट संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुरेश कुमार शेटकर ने। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूछा कि क्या जलवायु संकट से निपटने की दिशा में स्वच्छ ऊर्जा और शीतलन समाधान पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि हाँ, तो क्या क्वाड राष्ट्रों ने विल्मिंगटन घोषणा जारी की है, जो सतत ऊर्जा समाधानों के प्रति क्वाड देशों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और लचीली तथा सुरक्षित वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए एक रूपरेखा का विस्तृत ब्यौरा देता है। यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य देशों से ली जाने वाली सहायता सहित स्वीकृत और खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली विविधतापूर्ण स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने की दिशा में उन नीतियों, प्रोत्साहनों, मानकों और निवेशों को संरेखित करने हेतु सहयोग को सुदृढ़ करना है, जिनसे सामूहिक ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि हो, पूरे क्षेत्र में नए आर्थिक अवसर पैदा हों और दुनिया भर में विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थानिक श्रमिकों और समुदायों को लाभ मिले। क्वाड साझेदारी नीति निर्णय और सार्वजनिक वित्त के माध्यम से सहयोगी और साझेदार स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में निजी क्षेत्र के पूरक और उच्च मानक वाले निवेश को उत्प्रेरित करने की प्रतिबद्धता को क्रियान्वित करने के लिए काम करती है। सुरक्षित और विविधतापूर्ण स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाएं हिंद प्रशांत क्षेत्र की सामूहिक ऊर्जा सुरक्षा, अपने अपने जलवायु लक्ष्यों और भविष्य में वैश्विक स्तर पर निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना का एक अभिन्न अंग है। वर्ष 2023 में क्वाड लीडरों ने क्वाड क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और विविधतापूर्ण
स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में सहयोग प्रदान करना है। क्वाड द्वारा जलवायु अनुकूल और सुरक्षित वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के लिए कोई निर्धारित रूपरेखा नहीं है। फिर भी क्वाड विल्मिंगटन घोषणा के एक हिस्से के रूप में भारत और अमेरिका के लीडरों ने दिनांक 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के डेलावेयर में विल्मिंगटन में अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान सुरक्षित और सुनिश्चित वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए अमेरिका भारत रोड मैप का स्वागत किया, ताकि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और घटकों के अमेरिका और भारत में होने वाले विनिर्माण के माध्यम से सुरक्षित और सुनिश्चित स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के विस्तार में तेजी लाई जा सके। इस रूपरेखा के तहत अमेरिका और भारत ने अक्षय ऊर्जा भंडारण, पावर ग्रिड और पारेषण प्रौद्योगिकियों, अधिक कुशल शीतलन प्रणाली, उत्सर्जन रहित वाहनों और अन्य नई स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए संपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में संचालित परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करने के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहुपक्षीय वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। दिनांक 21 सितंबर 2024 को विल्मिंगटन में छठे क्वाड लीडर्स समिट में जारी क्वाड फैक्ट शीट में बैटरी आपूर्ति श्रृंखला में क्वाड भागीदारों द्वारा साझा की जाने वाली पूरक क्षमताओं को नोट किया गया और हमारे अपने अपने उद्योग में खनिज उत्पादन, पुनर्चक्रण और बैटरी निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए निकट अवधि के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लिया गया। इस घोषणा पत्र में ऊर्जा के किफायती उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की भी घोषणा की गई, जिसमें किफायती उच्च कुशलता वाली शीतलन प्रणालियों का उपयोग करने और विनिर्माण शामिल है, ताकि जलवायु संवेदनशील समुदायों को बढ़ते तापमान के अनुकूल होने में सक्षम बनाया जा सके और साथ ही बिजली ग्रिड पर दबाव कम किया जा सके। भारत ने फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर और सेशल्स में नई सौर परियोजनाओं में $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। दिनांक 26 नवंबर 2024 को हिंद प्रशांत क्षेत्र के इन देशों में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बीच परियोजना कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में ISA भारत के वित्तीय सहयोग से कोमोरोस, फिजी, मेडागास्कर और सेशल्स को कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करेगा। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ESIC द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभ से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद आलोक शर्मा और मनोज तिवारी ने। उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार संगठित क्षेत्र के बेरोजगार कामगारों को कोई राहत या लाभ प्रदान करती है। यदि हाँ, तो सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपायों का ब्यौरा किया है। क्या सरकार का ESIC लाभार्थियों को स्थायी निःशक्तता और आश्रित लाभ प्राप्त करने के लिए मुआवजा देने के संबंध में CPI आधारित मुद्रास्फीति का विचार है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने दिया। उन्होंने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों में 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों, प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसे मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित किया गया है। कारखानों, प्रतिष्ठानों के वे कर्मचारी जो 21,000 प्रति माह तक वेतन प्राप्त करते हैं, ESI अधिनियम के अंतर्गत कवर किए जाते हैं और लाभ प्राप्त करने के पात्र होते हैं। इसके अतिरिक्त ESIC संगठित क्षेत्र के बेरोजगार कामगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का कार्यान्वयन करता है। RGSKY के अंतर्गत उन बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ और बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है जो कारखाने के बंद होने, छटनी या गैर रोजगार चोट के कारण उत्पन्न होने वाली 50% निःशक्तता के कारण बेरोजगार हो जाते हैं
योजना के तहत 0 से 12 महीने के दौरान बीमित व्यक्ति के वेतन का 50% और 13 से 24 महीनों के दौरान वेतन का 25% बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। ABVKY के तहत योजना की कुछ शर्तों के अधीन बेरोजगारी के मामलों में बीमित व्यक्ति की मजदूरी के 50% पर 90 दिनों तक एक मुश्त राहत भुगतान किया जाता है। ESI निगम ने योजना को दिनांक 3 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। ESI निगम ने दिनांक 1 अगस्त 2022 से निःशक्तता लाभ और आश्रितों के लाभ दरों को भी उन मामलों में बढ़ाया है जहां रोजगार की चोटों के परिणाम स्वरूप निःशक्तता अथवा मृत्यु दिनांक 31 दिसंबर 2021 को या उससे पहले हुई थी। मध्य प्रदेश में इस समय 7 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल कार्यशील हैं, जिनमें से 2 कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाए जाते हैं। ESIC ने ESI लाभार्थियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में 3 नए अस्पतालों की स्थापना के लिए भी सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। और अब बात राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों की। प्रश्नकाल आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कोहरे की स्थिति में उड़ान संचालन के लिए उपायों से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने। उन्होंने नागर विमान मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सर्दियों के मौसम में कोहरे की स्थिति के कारण अनेकों उड़ानों को रद्द कर दिया जाता है या उनके मार्ग परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यदि हाँ, तो क्या इस सर्दी के मौसम के दौरान ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए गए हैं? यदि हाँ, तो ब्यौरा किया है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दिया। उन्होंने बताया कि कोहरे के कारण कई बार उड़ानें रद्द हो जाती हैं या उनका मार्ग परिवर्तित करना पड़ता है। सरकार कोहरे के प्रभाव को कम करने और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है ताकि कम दृश्यता परिचालनों के दौरान उड़ानों की लैंडिंग और टेक ऑफ में सहायता मिल सके और पायलटों तथा अन्य कर्मियों के कौशल में वृद्धि की जा सके। कोहरे की अवधि शुरू होने से पहले निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। कोहरे के मौसम के दौरान निर्बाध एयर नेविगेशन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कैट 2, कैट 3 ILS सुविधाओं का विशेष ऑडिट, एरोड्रोमों पर महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण, एयरलाइनों को अपने उड़ान शेड्यूल में परिवर्तन करने के लिए निर्देश ताकि कोहरे के दौरान कैट 2 और 3 के अनुपालन नहीं करने वाले विमानों को परिचालन से रोका जा सके और एयरलाइनों को केवल कैट 2 और 3 योग्य चालक दल के लिए ही शेड्यूल सुनिश्चित करने के निर्देश, प्रयोज्य विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुविधाओं जैसे एरोड्रोम, एयर नेविगेशन सेवाएं, मौसम संबंधी उपकरण आदि की नियमित निगरानी, कोहरे की अवधि शुरू होने से पहले निर्बाध एयर नेविगेशन सेवाएं, एरोड्रोम की लाइटिंग और अन्य संबंधित सुविधाएं तथा महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों को उचित रूप से सुरक्षित करना सुनिश्चित करने के लिए कोहरे से प्रभावित हवाई अड्डों का ऑडिट करना, डायवर्जन हवाई अड्डों पर विमान रख रखाव इंजीनियरिंग की तैनाती सुनिश्चित करना। सर्दियों के मौसम के दौरान कोहरे की स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए हैं। DGCA ने कोहरे के मौसम की शुरुआत से पहले हवाई यातायात प्रबंधन, संचार, नेविगेशन और निगरानी तथा विमानन मौसम संबंधी सुविधाओं और कर्मियों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए सभी कैट 3 ILS से लैस हवाई अड्डों नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अमृतसर, कोलकाता, बेंगलुरु का सुरक्षा ऑडिट किया था। हवाई अड्डा प्रचालकों और एयरलाइन प्रचालकों को सर्दियों के मौसम के लिए संवेदनशील किया गया। DGCA ने उड़ान के मार्ग में परिवर्तन के मामले में सुविधा शीर्षक से CAR खंड 3 श्रृंखला M भाग 4 जारी किया ताकि उन यात्रियों के लिए परेशानी मुक्त हवाई यात्रा सुनिश्चित की जा सके जो एयरलाइनों के नियंत्रण से परे अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उड़ान के मार्ग में परिवर्तन होने पर
हवाई अड्डे या विमान के अंदर फंस जाते हैं। DGCA ने दिल्ली हवाई अड्डे सहित विभिन्न हवाई अड्डों पर कोहरे के कारण उत्पन्न व्यवधानों और प्रतिकूल मौसम परिस्थिति के कारण विलंब, रद्दकरण और यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए सभी अनुसूचित एयरलाइनों को SOP के रूप में निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार संरक्षित विमान परिचालन की प्राथमिकता के साथ यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ कोहरे की तैयारियों हेतु नियमित बैठकों के माध्यम से सक्रिय रूप से संलग्न है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कृषि उड़ान योजना से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि कृषि उड़ान योजना के तहत देश भर में अब तक कितने विमानपत्तनों को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश से कितने विमानपत्तनों का चयन किया गया है। क्या कृषि उड़ान योजना के तहत उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों से जल्द खराब होने वाले खाद्य उत्पादों को तीव्र गति से परिवहन करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दिया। उन्होंने बताया कि देश भर में कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत 58 हवाई अड्डे शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू, गग्गल और शिमला को कृषि उड़ान योजना के तहत चुना गया है। कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों से निर्बाध, कम लागत पर समयबद्ध हवाई परिवहन सुनिश्चित करना है, जिससे उनके मूल्य प्राप्ति में सुधार हो सके। देश में कृषि उड़ान योजना के तहत सभी खराब होने वाली वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिसमें बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और प्रसंस्कृत उत्पाद शामिल हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आवास योजना से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद बाबूभाई जेसंगभाई देसाई ने। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पूछा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आवास योजना 2019 के अंतर्गत कितने आवंटियों की पंजीकरण राशि जब्त कर ली गई है। अंतिम तिथि के बाद पंजीकरण राशि की वापसी के लिए प्राप्त अनुरोधों की संख्या कितनी है। कोविड-19 महामारी के दौरान देश में लगाए गए लॉकडाउन के कारण धनराशि वापसी प्रक्रिया की अवधि को न बढ़ने के क्या कारण हैं? महामारी के दौरान अन्य समकालीन योजनाओं की तरह योजना के अंतर्गत मांगी गई राशि पर ब्याज रहित भुगतान की अंतिम तिथि को आगे न बढ़ाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार फ्लैटों के लिए ब्याज रहित भुगतान करने या उनकी पंजीकरण राशि वापस करने का एक और अवसर प्रदान करने पर विचार कर रही है? जी हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 5 सितंबर 2019 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए DDA विशेष आवास योजना 2019 शुरू की गई थी। 16 आवंटियों के मामले में 100% पंजीकरण राशि जब्त की गई, क्योंकि उन्होंने योजना विवरणिका के नियमों और शर्तों के अनुसार मांग सह आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 90 दिनों के बाद आवेदन किया था। अन्य 8 मामलों में 100% पंजीकरण राशि जब्त कर ली गई, क्योंकि निर्धारित अवधि के भीतर कोई राशि प्राप्त नहीं हुई और योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार आवंटन रद्द कर दिए गए। DD ने बताया कि इस योजना का ड्रॉ 23 दिसंबर 2019 को निकाला गया था और आवेदक 4 जनवरी 2020 से अर्थात कोविड-19 की शुरुआत से पहले ही वेब आधारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फ्लैटों को वापस करने के लिए आवेदन करने में सक्षम थे। रद्दीकरण प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से थी और ऑफलाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं था। इसके मद्देनजर वापसी रद्दीकरण के लिए तारीख बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। DD ने बताया कि योजना विवरणिका के अनुसार फ्लैटों की कीमत मांग सह आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर चुकाई जानी थी और 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के भुगतान के अधीन 6 महीनों का अतिरिक्त समय उपलब्ध था। इसके अलावा 14% की दर से दांडिक
ब्याज के अधीन 6 महीने का अतिरिक्त समय उपलब्ध था। इस शर्त के साथ लागत का कम से कम 25% समय पर प्राप्त हो गया। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए भुगतान की अंतिम तिथि 14 मई 2020 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से बिना किसी ब्याज के 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई थी। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की स्थिति से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद पीपी सुनीर ने। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पूछा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित आवासीय इकाइयों की संख्या कितनी है और मंत्रालय द्वारा राज्यों को कितनी धनराशि जारी की गई है। साझेदारी में किफायती आवास, झुग्गी झोपड़ी पुनर्विकास, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना और लाभार्थी के नेतृत्व वाले घर निर्माण संवर्धन के घटकों के तहत निर्मित संवर्धित आवासीय इकाइयों के श्रेणीवार आंकड़े क्या हैं? क्या सरकार के पास मौजूदा आवासीय इकाइयों के संवर्धन के लिए बीएलसी घटक के तहत स्वीकृत इकाइयों की संख्या के संबंध में आंकड़े हैं? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस योजना के लिए उपलब्ध कराए गए ऋण का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री टोकन साहू ने दिया। उन्होंने बताया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य 4 घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण साझेदारी में किफायती आवास, स्वस्थाने, स्लम पुनर्विकास और ऋण संबंधी सब्सिडी योजना के माध्यम से देश भर के शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों के अनुकूल पक्के आवास प्रदान करना है।